रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 64। माहिर सख्त आवाज़ में दिशा को बैठने के लिए कहा, तब जाकर दिशा उसके सामने वाले चेयर पर बैठी, पर उसकी नज़रें अभी भी नीचे थी। वह अंदर ही अंदर डर के साथ साथ वह घबरा भी रही थी कि पता नहीं माहिर कहीं उसे जॉब से ना निकाल दे, कहीं उसकी बेइज्जती ना करे। वह शांति से चुपचाप बैठी थी कि माहिर तेज आवाज़ में वापस बोला, तुम यहाँ जॉब करने आई हो ना, तो ठीक तरह से जॉब पर फोकस दो, वरना तुम्हारे जो एक्सपीरियंस लेटर बनेंगे ना, मैं उस पर सी ग्रेड दे दूँगा। माहिर का इतना कहना कि दिशा अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। वहीं माहिर आगे बोला, तुम्हें आए 2 दिन नहीं हुआ, तुम आर्या के साथ कैंटीन में इतनी देर तक गॉसिप कर रही हो। तुम्हारी वजह से दूसरे स्टाफ डिस्टर्ब हो रहे हैं और कल को वह भी वैसे ही करेंगे। तुम्हें जितना टी ब्रेक का दिया जाएगा वैसे ही बाकियों को मिलता है, उतने में ही वक्त में तुम कैंटीन में दिखनी चाहिए। अगर उसके बाद तुम 1 मिनट भी ज़्यादा वहाँ पर दिखाई दी तो मैं तुम्हें इस कंपनी से डिसमिस कर दूँगा। माहिर डायरेक्ट उसे धमकी दे रहा था कि वह कंपनी से उसे निकाल देगा, जो सुन दिशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर उसे कॉलेज की तरफ से इंटर्नशिप जॉब करने की को नहीं रहता तो शायद वह अभी इसी वक्त छोड़कर चली जाती, पर उसे ये जॉब मजबूरी में करना पड़ रहा था और अब उसके पास टाइम भी नहीं था कि वह जॉब छोड़कर कहीं दूसरी जगह जॉब देखे। दिशा कुछ सोचते हुए अपनी नज़रें नीचे झुकाए ही बोली, सॉरी माहिर सर, अब ऐसा नहीं होगा, क्या मैं अब जा सकती हूँ? दिशा यह बोलते वक्त एकदम उदास होकर बोली थी, जो कि माहिर को कहीं ना कहीं बुरा लगा, क्योंकि सिर्फ गलती दिशा की थोड़ी न थी। पर माहिर डायरेक्ट आर्या को नहीं बोल सकता, इसलिए उसने दिशा को बोला था। माहिर दिशा को इसलिए बोला ताकि दूसरी बार आर्या के कहने पर भी दिशा कैंटीन में नहीं बैठेगी, क्योंकि उसकी कमजोरी माहिर को अच्छे से पता था। अगर वह आर्या को कहेगा तो आर्या वही जानबूझकर काम करेगा, पर दिशा ऐसा नहीं करेगी। माहिर दिशा के साथ बातें तो करना चाहता था, पर अभी अभी उसने उस पर गुस्सा किया, जिसके चलते माहिर उससे बात नहीं कर पाया और अपने सख्त भरी आवाज़ में बोला, अब तुम जा सकती हो। इतना कहना कि दिशा 1 सेकंड भी नहीं लगे वह तुरंत उठ खड़ी हुई और तेज़ी से उसके कैबिन से बाहर निकल अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई। उसे रोना आ रहा था, पर वह रोई नहीं, अपने आप को बहुत हिम्मत जताकर डेस्क पर आकर बैठ गई। उसके दिमाग में माहिर के कहे हुए हर एक शब्द घूमने लगा। उसका उंगलियां कीबोर्ड पर चल रहा था, पर उसका पूरा का पूरा दिमाग डिस्टर्ब हो चुका था। वहीं अपने कैबिन में बैठा माहिर ने काफ़ी देर तक दिशा के बारे में सोचता रहा। उसके बाद आर्या के ऊपर उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन आज उसकी वजह से दिशा को डांट सुनना पड़ा। माहिर ने जानबूझकर कुछ फाइलें निकाला और आर्या को अपने कैबिन में बुलाया और जानबूझकर उसे ढेर सारा काम दे दिया, ताकि वह रोज़ के रोज़ अपने काम में बिजी रहे। वहीं दिशा जो एक बार अपने डेस्क पर बैठी तो उसने एक नज़र तक उठाकर किसी को नहीं देखी। उसने आसपास के लोगों से बात तक करना ज़रूरी नहीं समझी और शाम के 6 बजते ही जैसे ऑफिस की छुट्टी हुआ कि वह अपना बैग ले डेस्क पर से उठी और बाहर निकली। ड्राइवर तो पहले से ही खड़ा था और जाकर कार में बैठ घर जाने के लिए निकल गई। छुट्टी होने के 5 मिनट बाद माहिर जानबूझकर दिशा के कैबिन से होते हुए बाहर गया, पर दिशा उसे दिखाई नहीं दी। इसका मतलब वह चली गई। 15 मिनट के बाद दिशा घर पहुंच गई। घर आने के बाद वह अपने कमरे में बैठी बहुत कुछ सोच रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू भी आ गया। पर उसे तुरंत समझ गया कि वह माहिर के बातों का ज़्यादा दिल पर नहीं लेना चाहती, क्योंकि माहिर अमीर होने के साथ साथ उसके अंदर घमंड भी उसी तरह भरा पड़ा है। यही सब सोच दिशा अपने आप
को समझाई और मेड को बोल उसने अपने लिए अच्छा सा खाना बनाने को कह दी और पढ़ाई करने लगी। दिशा 8 बजे खाना खाकर जल्दी से सो गई क्योंकि उसे सुबह कॉलेज जाना था। वह हमेशा की तरह अपने शेड्यूल के हिसाब से सभी काम किया करती थी। अगली सुबह अपार्टमेंट। दिशा जल्दी उठी और रेडी होकर कॉलेज चली गई। कॉलेज अटेंड करने के बाद घर आई और हमेशा की तरह खाना खाकर ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ी। आज भी दिशा किसी से बात नहीं कर रही थी। वह सिर्फ और सिर्फ अपने काम में बिजी थी। उसके सीनियर जो भी उसे काम बता रहे थे वह काम किए जा रही थी, पर किसी से ज़्यादा बात नहीं की। शाम होते ही टी ब्रेक हुआ और सभी लोग उठकर कैंटीन में जाने लगे। वहीं दिशा के सीनियर ने उसे टी ब्रेक पर जाने को कहा, पर दिशा नहीं उठी। उसने साफ साफ मना कर दिया कि उसका चाय पीने का मन नहीं है और वह काम करने लगी। दिशा को देख ऐसा लग रहा था जैसे उसने मन बना लिया हो कि अब वह टी ब्रेक के लिए नहीं जाएगी। वहीं आर्य भी कैंटीन में ब्रेक के लिए गया और उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाकर देखा तो उसे दिशा दिखाई नहीं दी। उसे शायद दिशा आज आई नहीं है। आर्य जल्दी से अपने कैबिन में जाने लगा। जाते जाते उसने एक नज़र फाइनेंस डिपार्टमेंट के तरफ नज़र डाला तो दिशा उसे अकेली वहां बैठी दिखाई दी। उसको इस तरह अकेला काम करता देख आर्य भी अंदर गया और पहले तो वह चुपचाप उसके पीछे दूरी बनाकर खड़ा रहा। इतने सन्नाटे में दिशा को ये भी खबर नहीं कि कैबिन में कोई आया है। वह तो अपनी ही दुनिया में बिजी थी। आर्य उसका नाम लेते हुए बोला, हेलो दिशा, कैसी हो? आज तुम टी ब्रेक के लिए नहीं आई? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। एक साथ में आर्य के इतने सारे सवाल सुन और दिशा झट से पलटकर देखी तो आर्य है और वह हल्की मुस्कुराते हुए बोली, आप? आर्य पास वाले चेयर पर बैठ गया। उसको इस तरह बैठता देख दिशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एक दिन पहले ही उसे डांट जो पड़ा था। दिशा जानबूझकर आर्य से बोली कि उसे बहुत सारा काम है, वह बाद में बात करेगी। पर आर्य इस कंपनी का बॉस जो था उसने तुरंत उसे बोला कि जिसके बदले में तुम्हें कोई सजा नहीं देगा। अगर तुम थोड़ी घूम फिर लोगी तो या टाइम पास कर लोगी तो। आर्य की बातें सुन दिशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसे माहिर की जली कटी बातें सुनने को मिली। वहीं थोड़ी देर में माहिर भी कैंटीन में चक्कर लगाने गया, पर उसे दिशा दिखाई नहीं दी। वह खास करके दिशा के लिए ही गया था। जब माहिर वहां से लौटकर अंदर आ रहा था तब उसने एक नज़र फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाला तो दिशा और आर्य को उसने अंदर देखा। उन दोनों को बात करता देख आज फिर से माहिर को गुस्सा आ गया। आज माहिर डायरेक्ट दिशा पर गुस्सा नहीं कर सकता था, क्योंकि वह तो अपने डिपार्टमेंट में बैठकर काम कर रही थी, बल्कि आर्य उसके पास आकर उसे डिस्टर्ब कर रहा तो उसे आर्य के ऊपर गुस्सा आने लगा। शाम का वक्त। माहिर का ऑफिस। देखते देखते 6 बज गया। ऑफिस की छुट्टी होने चालू हो गया। धीरे धीरे सभी एम्प्लॉयज़ निकल रहे थे। दिशा भी अपना कंप्यूटर बंद करके और जब वह बैग लेकर बाहर निकली उतने में एक गार्ड आकर दिशा को इन्फॉर्म किया, माहिर सर आपको बुला रहे हैं। गार्ड इतना बोलकर वहां से चला गया। उसके जाते ही दिशा सोचने लगी, जरूर माहिर जी मुझे चिल्लाने के लिए बुला रहे हैं। आज तो मैं कोई गलती भी नहीं की हूँ, तो मैं चाय पीने कैंटीन में भी नहीं गई। पता नहीं क्यों मुझे बुला रहे हैं। दिशा यही सब सोच रही थी। उसकी हिम्मत तो नहीं कर रहा था कि वह माहिर के कैबिन में जाए, पर उसे बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। दिशा उसके कैबिन के तरफ कदम बढ़ाई और खुद से बोली, चल दिशा, 2-4 गालियाँ जली कुटी बातें सुन लेना।
वैसे भी तुझे तो सुनने की आदत जो है, क्या फ़र्क पड़ेगा। इतना बोल दिशा माहिर के कैबिन के तरफ चल पड़ी और जैसे उसके कैबिन के बाहर पहुंची कि उसने डोर नॉक की। अंदर से माहिर उसे अंदर आने के लिए कमिंग कहा। दिशा दरवाज़ा खोल अंदर गई। वह अभी भी दरवाजे के पास ही खड़ी थी। माहिर एकदम शांत आवाज़ में उसे बोला, यहाँ बैठो। माहिर की नरमी भरी आवाज़ सुन दिशा चुपचाप जाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। माहिर उसे बड़े गौर से देख रहा था, पर दिशा उसे नहीं देख रही थी। माहिर 5 मिनट तक यूं ही शांत बैठा रहा, फिर कुछ सोच विचार करके बोला, दिशा तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम्स डेट कभी हैं। जो सुन दिशा बोली, 5 मंथ के बाद मेरा फाइनल एग्ज़ाम्स है। ये सुन माहिर बोला, फिर तो तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तुम्हें जॉब से लेकर अपनी स्टडी तक भी ज़्यादा फोकस देना होगा। तो तुम कैसे मैनेज कर रही हो। अब जाकर दिशा माहिर की तरफ गौर से देख बोली, वक्त तो बहुत कम है, पर मैंने अपनी ज़िंदगी का एक शेड्यूल बनाई हूँ जिसमें स्टडी से लेकर जॉब तक अपने खाने पीने सोने सभी चीज़ को मैंने ऐड कर रखी हूँ। माहिर बोला, गुड, बहुत अच्छा कर रही हो तुम, पर तुम्हारे लिए मैं कुछ रूल लगा सकता हूँ। जैसे। दिशा तुरंत बोली, जैसे कि ऑफिस में तुम सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखोगी। दूसरी बात, इस कंपनी में जितने भी बॉस हैं तुम उन लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करोगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्य। समझ में आई बात। दिशा को अब जाकर सब कुछ समझ में आया कि माहिर क्या कहना चाहता है। अब जाकर वह साफ साफ बोल रहा है, जो सुन दिशा को बहुत अजीब लगा। दिशा, मासूम होते हुए भी आपके कहने पर मैंने ट्रे ब्रेक छोड़ दी। अब आप और क्या चाहते हैं। मेरे हिसाब से मुझे यहाँ आए 2 महीने भी नहीं हुआ। मुझे तो नहीं लगता मैंने अपने रूल तोड़ी होगी। ये सुन माहिर बोला, हाँ तुमने रूल नहीं तोड़े, पर तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि आगे भी तुम्हें याद रहे और तुम अपने रूल ना तोड़ो। समझ रही हो बात। माहिर की रोज बकवास भरी बातें सुन दिशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसे गुस्सा आने लगा, पर वह माहिर के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकती थी क्योंकि वह तो उसका बॉस जो ठहरा। फिर भी दिशा गुस्से भरी लफ्ज़ में बोली, माहिर सर, क्या अब मैं जा सकती हूँ। माहिर को भी समझ गया कि दिशा को गुस्सा आ रहा है, पर वह बिना सवाल जवाब किए हाँ कह दिया और दिशा तुरंत उठी और अपने बैग ले पैर पटकते हुए कैबिन से बाहर निकली। दिशा बाहर जाते ही उसने न जाने कितनी सारी भला बुरा सुनाती रही, यहाँ तक कि 2-4 अपने भाषा में गालियाँ भी दे दी। दिशा के 20 मिनट तो ऐसे ही चले गए। ड्राइवर कार लेकर खड़ा था। दिशा कार में जाकर बैठ गई। वहीं कैबिन में माहिर बैठे सोचने लगा कि वह दिशा के ऊपर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होते जा रहा है, क्योंकि आज तो उसने खुद देखा कि दिशा की कोई गलती भी नहीं थी। वह तो चाय तक पीने नहीं गई, पर माहिर नहीं चाहता था कि उसके स्टडी और जॉब के बीच में कोई आए, यहाँ तक कि वह खुद नहीं जा रहा था। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल कोलकाता, राशि के भी जॉब की छुट्टी हो गया था, पर राशि अभी भी कंटिन्यू काम कर रही थी। दूसरे दिन वीर के मीटिंग के शेड्यूल अरेंज करने में लगी हुई थी, यहाँ तक कि स्टाफ के सभी लोग चले गए थे। फिर भी राशि अकेले अपने कैबिन में बैठे काम कर रही थी कि उतने में मोहित अंदर आया। राशि को इतना बिजी देख बोला, राशि मैडम, अब तुम्हें घर जाना चाहिए क्योंकि बाकी सभी स्टाफ चले गए हैं। काम तो होता रहेगा, अगर पूरी रात बैठकर करोगी तो भी ख़त्म होने वाला नहीं है, इसलिए जो बचा कुचा है वह कल कर लेना। मोहित बोल रहा था, फिर भी राशि फटाफट कंप्यूटर पर अपनी उंगलियां चलाए जा रही थी और मोहित जैसे चुप हुआ कि राशि बोली, मोहित सर, बस थोड़ा और रह गया है, इतना किए बगैर मैं नहीं जाऊंगी। ये सुन मोहित आगे बोला, ठीक है, फिर मैं
तो जा रहा हूँ। मैं तो तुम्हें अभी भी कहूँगा घर चली जाओ, कल आकर काम कर लेना, पर तुम्हें नहीं जाना तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाय। राशि ने बदले में बाय बोल दी और मोहित तुरंत चला गया। उसके जाने के बाद राशि कंटिन्यू अपना काम करती रही। उसकी नज़र एक बार भी स्क्रीन और कीबोर्ड से नहीं हट रहा था। वह टाइम भी नहीं देख रही थी। वहीं वीर अपने कैबिन में बैठा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसके दादू उससे मिलने आए थे। काफ़ी दिनों के बाद उसके दादाजी कंपनी में आए थे, इसलिए वह वीर के चेयर पर बैठ गए और वीर कुछ मेन प्रोजेक्ट उन्हें दिखा रहा था। देखते देखते टाइम 7:40 हो गया। अब वीर अपने दादाजी को बोला कि अब उन्हें घर जाना चाहिए। जो सुन दादाजी चेयर से उठ खड़े हुए और वीर भी अपना मोबाइल और कोट उठाया और दादाजी को सहारा देकर कैबिन से लेकर बाहर निकला। बाहर उसका ड्राइवर खड़ा था। यहाँ तक कि मोहित भी नहीं गया, क्योंकि जब वह जाने वाला था तभी दादाजी आ गए, जिनकी वजह से वीर और मोहित दोनों को रुकना पड़ा। कैबिन से बाहर निकला कि उसकी नज़र तुरंत राशि के कैबिन की तरफ गया, क्योंकि उसके कैबिन का लाइट ऑन ही था और वीर को उस तरफ देखता देख दादाजी भी देखने लगे और बोले, क्या हुआ वीर बेटा, किसे देख रहे हो? जो सुन वीर बोला, दादू मुझे लगता है अंदर कोई है। इतना बोल वीर राशि के कैबिन के तरफ गया और जैसे दरवाज़ा खोला देखा तो राशि अपना सामान समेट रही थी, मतलब वो अभी निकलने ही वाली थी। राशि अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी कि तुम मुझे लेने जल्दी से आ जाओ। दरवाज़ा खुलने की वजह से राशि ने उसी तरफ देखी तो वीर को देख उसे जल्दी से मोबाइल कॉल कट की और कंप्यूटर का स्विच बंद की उसी के तरफ बढ़ गई। राशि वीर के सामने आकर खड़ी हो गई, क्योंकि उसे भी यकीन नहीं हो रहा कि वीर अभी तक रुका है, और बोली, वीर सर आप यहाँ, क्या कोई काम था? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? क्या कर रही हो तुम? राशि बोली, सर मेरा थोड़ा सा काम पेंडिंग रह गया था, जो कि मैं अभी निपटा रही थी। वह आपके सारे कल के शेड्यूल मैंने आज ही सभी को ईमेल कर दी है। ये सुन वीर बोला, क्यों तुम कल नहीं आने वाली हो क्या? जो सुन राशि बोली, ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं तो अपने रोज के टाइम पर ऑफिस आऊँगी। दोनों बात कर ही रहे थे कि तब तक दादाजी भी उनके पास आ गए और राशि को देख मुस्कुराते हुए बोले, राशि बेटा तुम अभी तक घर नहीं गई? दादाजी का रिएक्शन देख राशि बोली, दादाजी आप यहाँ कब आए? बस मैं अभी निकल ही रही हूँ। ये सुन दादाजी बोले, बस 1 घंटा पहले ही आया हूँ, मुझे लगा तुम सभी चले गए रहोगे, इसलिए तुम लोगों से नहीं मिला, पर मुझे क्या पता था कि तुम लोग भी अभी ऑफिस में ही हो। मैं तो बस यूं ही टहलने आ गया था। राशि मुस्कुराते हुए बोली, दादाजी आपको पहले ही आना चाहिए था, फिर आप सभी लोगों से मिल लेते हैं। दादाजी बोले, हाँ अगली बार आऊँगा तो जल्दी आ जाऊँगा। घर कैसे जाओगी तुम? वीर भी राशि की तरफ ही देख रहा था। राशि आगे बोली, दादाजी आज तो मुझे लेट हो ही गई हूँ, इसलिए मैंने मेरे पड़ोसी में प्रिंस रहता है उसे कॉल कर दी हूँ, वह थोड़ी देर के बाद मुझे लेने आ जाएगा। दादाजी बोली, अरे बेटा तुम क्यों उन्हें तकलीफ़ दे रही हो, तुम हमारे साथ चलो, वीर तुम्हें रास्ते में छोड़ देगा। दिशा मना करने लगी, क्योंकि उससे वीर के घर में इन्वॉल्व होना अच्छा नहीं लगता था। कितना भी तो वह उसके बॉस थे और वे लोग उसे इस तरह से ट्रीट करते थे, तो राशि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसे हर घड़ी शर्मिंदगी महसूस होता है, क्योंकि वह लोग बहुत बड़े और राशि उनके आगे बहुत छोटी, मतलब हर एक चीज़ में कमी थी। राशि कहती रही, पर वीर के दादाजी सुने नहीं।
जिसके चलते राशि भी उन लोगों के साथ नीचे पार्किंग एरिया में आई। कार के अंदर ड्राइवर और दादाजी फ्रंट सीट पर बैठ गए। वहीं सेकंड वाले सीट पर राशि और वीर बैठ गए। लास्ट वाले सीट पर बैठते ही बोले। थोड़ी देर में उनकी कार राशि के शॉप के थोड़ा पीछे ही रुकी, क्योंकि दिशा ने जानबूझकर कार रोकने के लिए बोली। उसके कहने पर ड्राइवर ने वहीं कार रोक दिया और दिशा वीर और दादाजी को बाय बोलकर चली गई, क्योंकि उसके बाबा अभी भी दुकान में ही थे। वह थोड़ी देर के बाद जाने वाले थे और राशि ये अपने बाबा के पास चली गई। वहीं दादाजी और वीर राशि के बारे में बातें करते हुए अपने घर चले गए। दादाजी लगातार राशि की तारीफ कर रहे थे, जो कि वीर चुपचाप सुन रहा था। वह सिर्फ उनके हाँ में हाँ मिलाते जा रहा था। अगर दिन होता तो शायद दादाजी राशि के फैमिली वालों से मिलके घर जाते। उधर लंदन में अनन्या चटर्जी। इंडिया में रात के 8:10 हो गया था, तो वहीं लंदन में अभी उजाला था। दोपहर के 3:09 हो रहा था। तभी उसे एक कॉल आया और अनन्या ने जैसे अपना मोबाइल ले स्क्रीन पर नाम देखी तो वह मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव की। वह जिस तरह से मुस्कुरा रही थी, उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके कोई खास आदमी का कॉल आया हो। अनन्या ने कॉल रिसीव करते हुए बोली, हाँ बोलो, क्या खबर है? कॉल के दूसरी ओर से आवाज़ आया, मैम कोई खास बड़ी बात तो नहीं है, पर जो मैंने अभी अभी देखा हूँ आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा क्या देख लिया जो बताने से रहा नहीं गया? कॉल के दूसरी ओर से, मैम वीर जी उस लड़की यानी राशि को अपने कार में बिठाकर उसके घर ड्रॉप किया है। मैं अभी अपनी आंखों से देख हूँ। इतनी रात को भला कौन किसी की बिना वजह हेल्प करता है? उस आदमी का इतना कहना कि अनन्या जोर जोर से हंसने लगी। उसको इस तरह से हंसता कोई देख लेगा तो कहेगा यह लड़की पागल हो गई है। 5 मिनट तक ऐसी ही हंसती रही और अपने राइट हैंड से अपने ब्रेस्ट पर हाथ रख खुद को शांत की। फिर बोली, तुम उसकी फिक्र मत करो, वह लड़का बिल्कुल मूर्ख है। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल उस स्टूपिड लड़की राशि के साथ नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही स्टूपिड हैं। अनन्या यकीन नहीं कर रही थी। जो सुन कॉल के दूसरी ओर से आदमी बोला, मैम हमें यह बात हल्के में नहीं लेना चाहिए। पता चला आगे चलकर वह आदमी बोल ही रहा था कि अनन्या उसे बीच में टोकते हुए बोली, अगर ऐसा हुआ तो उस लड़की को अंदाज़ा नहीं होगा कि मैं उसके साथ क्या करूँगी। बस मुझे एक बार यह पता चल जाए कि ये सारी बात वीर को कहाँ से पता चला। अगर इन सब में उसका हाथ है तो उसके साथ तो मैं वह हश्र करूँगी। वह अपनी शक्ल आईने में देखेगी तो भी पहचान नहीं पाएगी कि वह राशि मुखर्जी है। तुम मुझे पल पल की खबर देते रहना। इतना बोला अनन्या ने तुरंत कॉल कट कर दी और कॉल काटने के बाद दांत पीसते हुए खुद से बोली, राशि मुखर्जी अगर तुम इन सब की मास्टरमाइंड हो तो तुम्हें अंदाज़ा नहीं तुमने किससे के साथ पंगा लिया है। तुम्हें तो मैं ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह मसल के रख दूंगी, किसी को पता तक नहीं चलेगा। अनन्या अभी भी सबूत इकट्ठा करने में लगी थी कि आखिरकार वीर को किसने बताया। उसे राशि पर शक तो था, पर सबूत नहीं मिल रहा था। क्या सच में उसका हाथ है? क्योंकि राशि भी कोई कम नहीं थी। अनन्या के नाक के नीचे सब कुछ कर बैठी और उसे जरा भी भनक नहीं लगा। अनन्या को उसके बारे में जरा भी शक नहीं हुआ। अगली सुबह दूसरी तरफ इटली रोम सिटी। शगुन ट्रेनर नैन्सी के साथ वर्कआउट कर रही थी। यूं ही थोड़ी देर तक वह करती रही। अचानक से न जाने उसे क्या हुआ और उस रूम में रखे पंचिंग बॉक्स पर वह फाइट करने लगी। वह कभी मुक्के से मार रही थी तो कभी अपने पैरों से उस पंचिंग बॉक्स पर मारी जा रही थी। एक पल के लिए नैन्सी भी कंफ्यूज हो गई कि आखिर शगुन को हो क्या गया।
पर वह कुछ बोली नहीं, बल्कि साइड में खड़ी हो शगुन को देख रही थी। वहीं अथर्व को आदत था कि बीच बीच में शगुन का व्यू देखने के लिए वह जैसे ही वर्कआउट करने के बाद अपनी स्टडी रूम में आया तो लैपटॉप ऑन किया और उसे देखने लगा। शगुन को इस तरह पंचिंग बॉक्स पर फाइटिंग करता देख अथर्व मुस्कुराने लगा। उसे देख ऐसा लग रहा था कि शगुन की प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। दिन प्रतिदिन उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती जा रही है। पर उसे ये नहीं समझ रहा कि अचानक से शगुन को हो क्या गया, क्योंकि प्रैक्टिस कम कर रही थी, गुस्सा ज़्यादा निकाल रही थी, जो देख अथर्व समझ चुका था और वह ये भी जान गया कि उसका यह गुस्सा किसके लिए है। पर अथर्व को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह तो उसकी लाइफ अच्छा बनाना चाहता है ताकि आने वाले किसी भी मुसीबत में वह अपने लिए स्टैंड ले सके। थोड़ी देर के बाद शगुन थक गई तो अपने आप रुक गई। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था और वह लंबी लंबी सांस ले रही थी। वह कुर्सी पर जाकर बैठ गई और अपना सिर पीछे की ओर टेका दी। पसीना उसके माथे से होते हुए उसके गर्दन पर आया और गर्दन से सीधे उसके नीचे की तरफ बह गया, जो कि उसके कपड़ों में समाते जा रहा था। स्टडी रूम में बैठा अथर्व यह व्यू जूम करके देख रहा था और दिन प्रतिदिन उससे शगुन और भी सुंदर दिखाई देती थी। तब की शगुन में और अब की शगुन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, क्योंकि अब उसके खाने पीने से सब लेकर सभी चीज़ों का अथर्व ने लिस्ट बना लिया था, जिससे शगुन को भी फॉलो करना पड़ रहा था। थोड़ी देर तक शगुन वैसे ही चेयर पर लेटी रही और जब उसकी बॉडी में रिलैक्स हुआ तब वह उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे अपने कमरे में आई कि उसके पीछे पीछे अथर्व भी कमरे में आया। अभी तक अथर्व फ्रेश नहीं हुआ था। वह जैसे वर्कआउट करके आया था कि वह स्टडी रूम में चला गया। अथर्व कमरे में आते ही दरवाज़ा बंद किया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर शगुन उसी के तरफ देखी। अथर्व हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर रखते हुए प्यार से शगुन के तरफ देख पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारा? ये सुन शगुन बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी तबीयत खराब है? शगुन ये बोल ही रही थी कि अथर्व एकदम उसके करीब आ गया और अपने हाथ से उसके कमर को पकड़ अपने आप से सटा लिया और बोला, चलो साथ में शावर लेते हैं। इतना बोल शगुन को अपने साथ वॉशरूम में लेकर चला गया और अंदर जाते ही शगुन के कमर को पकड़ वॉशरूम के अंदर बने स्लैब पर बिठा दिया। शगुन कुछ बोल नहीं रही थी। वहीं अथर्व अपनी शर्ट को निकाल साइड में फेंका। उसके बाद शगुन के भी शर्ट को निकाला। शगुन टी शर्ट के अंदर स्पोर्ट ब्रा पहनी थी। अथर्व अब उसे अपनी नशीली आंखों से घूरने लगा। उसके गर्दन से लेकर नीचे नीचे ब्रेस्ट तक देख रहा था। जल्दी से उसके ब्रा को निकाल साइड में फेंका। अब उसके ब्रेस्ट को अपने दोनों हाथों में ले सहलाने लगा। उसके ऐसे पकड़ने से शगुन तुरंत आंखें बंद कर ली और उसके मुंह से हल्का आह निकल गया, जो कि अथर्व को और भी लुभाने लगा। अथर्व उसके ब्रेस्ट को सहलाते हुए प्यार से बोला, अब यहाँ नहीं गुस्सा दिखाओगी? मैं चाहता हूँ जिस तरह से तुम पंचिंग बॉक्स पर गुस्सा निकाल रही थी उसी तरह मुझ पर निकालो। अथर्व का इतना कहना कि शगुन झट से आंखें खोल उसे देखने लगी और अपने दोनों हाथ अथर्व के चेस्ट पर रख उसे धक्का देते हुए बोली, आपको कैसे पता कि मैं पंचिंग बॉक्स पर गुस्सा निकाल रही थी? शगुन के रिएक्शन से अथर्व भी उसे देखने लगा और तुरंत अपनी बात ठीक करते हुए बोला, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है वह सब मुझे पता चल जाता है, समझी? तुम्हारी ट्रेनर नैन्सी ने बताया। नैन्सी का नाम सुनते ही शगुन कुछ नहीं बोली, क्योंकि नैन्सी तो उसके सामने ही थी। उसे भी लगा कि उसने ही बताया होगा। वहीं अथर्व अब अपने होंठ उसके होंठ पर रख किस करने लगा
और एक हाथ से उसके ब्रेस्ट को ही सहला रहा था। तकरीबन 20 मिनट तक अथर्व उसे किस करता रहा। जब शगुन को सांस लेने में दिक्कत हुआ तब जाकर उसके होठों को छोड़ा, जो अब सुर्ख लाल हो चुके की थी। अब अथर्व उसके गर्दन पर निशान बना लिया और वह तुरंत उस पर टूट पड़ा और अपने दोनों हाथों से शगुन के बैक साइड पर फेरने लगा, जो मुलायम सॉफ्ट थे, और अथर्व का मजबूत हाथ इधर उधर फेरे जा रहा था, जिससे उसे बहुत सुकून मिल रहा था। ऐसे ही 10 मिनट तक चलता रहा कि अथर्व धीरे धीरे अपना एक हाथ उसके प्राइवेट पार्ट के तरफ बढ़ाया, जैसे वह उंगली अंदर डालने वाला था कि शगुन तुरंत उसके हाथ को पकड़ लिया और उसको अचानक से रोकता देख अथर्व ने अपनी आंखें खोल उसे देखने लगा। अथर्व उसे सवालिया नज़रों से ही देख रहा था और शगुन बोली, मैं वर्कआउट करने की वजह से थक गई हूँ, अभी नहीं, आज उठ नहीं पाऊंगी। शगुन के चेहरे पर मासूमियत साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो सुन अथर्व मुस्कुरा दिया और उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, ठीक है, तुम कहती हो तो अभी छोड़ दे रहा हूँ, पर रात को रेडी रहना। शगुन कुछ बोली नहीं और अथर्व उसे नीचे उतारा और शावर के नीचे खड़ा किया और खुद भी खड़ा हो गया। शावर ऑन किया, ठंडा ठंडा पानी दोनों के शरीर पर गिरने लगा और दोनों नहाने लगे। तकरीबन 35 मिनट तक दोनों को नहाने में लगा। दोनों बाथरोब पहने वॉशरूम से बाहर निकले और हमेशा की तरह आज भी अथर्व हेयर ड्रायर लेकर पहले शगुन के बाल सुखाया। वह नहीं चाहता था कि उसके बाल गीले होने की वजह से उसे सर्दी जुकाम हो जाए। आधे घंटे में दोनों रेडी होकर नीचे आए। सर्वेंट लूसिया ने उनके लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा दिया था और दोनों हमेशा की तरह बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगे। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।